तो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो हम लोग इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए, हमने अभी तक जो बजट में डिस्कस किया है वो बजट की डेफिनेशन डिस्कस कर ली है, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए हैं, उसके बाद हमने कैपिटल बजट उसके कंपोनेंट्स एंड रेवेन्यू बजट उसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए और एक केस स्टडी भी हमने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था। वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बड़ा मजा भी आया होगा आपको उसको सॉल्व करने में। ओके स्टूडेंट्स, ऐसी केस स्टडीज हम और देखेंगे बाद में। लगभग हम लास्ट सेक्शन में चले गए हम इस चैप्टर के। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर हम बहुत सारी चीजें न्यूज वगैरह में हर बार बजट के आसपास हम सुनते रहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा बेस है हमारी इकोनॉमी का, जिसके ऊपर हम बहुत सारी पॉलिसीज को लेते हैं कि हमारा बजट किस तरह का है, ठीक है। तो बजट जो होता है स्टूडेंट्स वो तीन तरह का हो सकता है, या तो वो बैलेंस्ड बजट होता है, या वो सरप्लस बजट होता है, या वो डेफिसिट बजट होता है, ठीक है। तो देखिए, बैलेंस्ड बजट क्या है? बजट का मतलब वही हमारी टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर, या बजटरी रिसीट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये बजटरी रिसीट एंड बजटरी एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स कोई नई टर्म नहीं है, आपने जो पढ़ा है वही है ना। बजटरी रिसीट्स मतलब वही सारी एस्टिमेटेड रिसीट्स जो गवर्नमेंट अपने अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में जो प्लान कर रही है कि वो वहां उनको अर्न करेगी, रिसीव करेगी। एंड बजटरी एक्सपेंडिचर दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब वो सारा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है इंकर करने का जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो वही है हमारी ये टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर एंड बजटरी रिसीट एंड बजटरी एक्सपेंडिचर वन द सेम थिंग। ओके स्टूडेंट्स, ओके चलिए। तो नाउ बैलेंस्ड बजट क्या है? बैलेंस्ड बजट वो बजट होता है स्टूडेंट्स जहां पर हमारी टोटल रिसीट्स जो हैं वो हमारे गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर की इक्वल हो। मतलब हमारी टोटल रिसीट्स का मतलब क्या हो गया? टोटल रिसीट्स के अंदर दो कंपोनेंट हो गए, करंट कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर भी दो कंपोनेंट हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो टोटल रिसीट्स इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, जब ऐसी कंडीशन कभी किसी गवर्नमेंट के बजट में आ जाती है तो वो क्या कहलाता है? हमारा बैलेंस्ड बजट। चलिए, बैलेंस्ड बजट अच्छा बजट होता है, डेवलप्ड कंट्री अगर है और ये प्रोवाइड करता है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। उसके अपने बहुत सारे मेरिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपको, बैलेंस बजट है तो कोई अप एंड डाउन की सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी बातें अभी हम आगे डिस्कस करते जाते हैं। तो बैलेंस बजट के बाद एक और टाइप का बजट हो सकता है सरप्लस बजट। ओके स्टूडेंट्स, तो सरप्लस बजट में क्या होता है कि देखो नाम से पता चल रहा है सरप्लस है। सरप्लस है मतलब आपके बजट के अंदर जो आपकी टोटल रिसीट्स हैं वो ग्रेटर देन होंगी किसके? टोटल एक्सपेंडिचर के। तो टोटल जो एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं आपकी बजट के अंदर वो ज्यादा है किससे? आपके टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से। तो इस केस में जो बजट है वो सरप्लस की सिचुएशन में आ जाएगा। मतलब इस बजट में गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट्स ज्यादा है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर कम है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये सरप्लस बजट की सिचुएशन हो जाती है। हमने देखा था कि सरप्लस बजट को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है तो उस सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट कैसा बजट बनाती है? सरप्लस बजट, ठीक है। वो प्लान करके ही सरप्लस बजट डिजाइन करती है, उसके लिए हमने पहले डिस्कस कर लिया था। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ बजट इज डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर डेफिसिट बजट में डेफिसिट है मतलब गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स जो है वो लेस देन है टोटल एक्सपेंडिचर के, तो वो आपका डेफिसिट बजट की सिचुएशन कहलाती है। मतलब यहां सरकार के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और एस्टिमेटेड टोटल रिसीट्स जो गवर्नमेंट जो अर्न करना चाहती है वो कम है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कंपैरेटिवली यहां पर ज्यादा है। तो इस तरह का बजट क्या होता है? डेफिसिट बजट। और इस बजट को हमने देखा था कि डिफ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट यूज करती है ना। गवर्नमेंट क्या करती है? इसको डिफ्लेशन की सिचुएशन में यूज करती है, रिसेशन के टाइम पे इसको यूज करती है। कैसे करती है उसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। चलिए, तो ये तीन तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास बजट हो गए, ठीक है। बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। गवर्नमेंट इनको अपने अपने इकोनॉमी में जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बजट डिजाइन करती है, ठीक है। जैसी उसको जरूरत लगती है तो बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। और बहुत बार ये सरकार के हाथ में भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जब उनको कुछ जो पॉलिसीज हैं, जो कुछ एक्सपेंसेस मीट आउट करने ही करने होते हैं, एक्सपेंडिचर करना ही होता है, तो वो चाहकर भी डेवलपमेंट के कारण, ग्रोथ के कारण या और भी कारणों से वो चाहकर भी दूसरी तरह का बजट फ्रेम आउट नहीं कर सकते, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार वैसा बजट बना डिजाइन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए, अब अगर इकोनॉमी में
डेफिसिट बजट की जैसी हमने बात की यहां पे, ठीक है। तो इकोनॉमी में एक्चुअली बजट डेफिसिट होता है, जिसको आपने ये डेफिसिट बजट का नाम दिया, ये बजट डेफिसिट होता है। तो बजट डेफिसिट जो है, देखिए हम यहां पर डेफिसिट कितने टाइप के होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेफिसिट। तो अगर डेफिसिट होता है बजट में तो कितने तरह का डेफिसिट, तो पहला है आपका बजट डेफिसिट, जो डेफिसिट बजट जिसको हमने कहा था वही आपका बजट डेफिसिट है। ये बजट डेफिसिट क्या कहता है, ये बजट डेफिसिट कहता है कि गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो एक्सेस है गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स से, ठीक है ना। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। ये सिचुएशन कहलाती है बजट का डेफिसिट, मतलब बजट में लॉस होना सरकार को, मतलब सरकार के खर्चे जो टोटल खर्चे हैं इस साल के वो ज्यादा होंगे और सरकार की जो टोटल रिसीट्स हैं वो उसके कंपैरिजन में कम होंगी, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका बजट डेफिसिट, ठीक है। चलिए, तो ये बजट डेफिसिट जो है वो ये पता करता है कि अच्छा भाई सरकार की सिचुएशन कैसी है, सरकार के खर्चे ज्यादा आ रहे हैं, सरकार की रिसीट्स कम है, ये सब, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट तरह का डेफिसिट होता है जिसके ऊपर अपन तीन डेफिसिट की बात अपन और पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे सिलेबस से जिसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। जो नेक्स्ट सेक्शन में आ रहा है जो अपना, वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहले टाइप ऑफ डेफिसिट में दूसरा डेफिसिट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, बड़ा इंटरेस्टिंग रेवेन्यू डेफिसिट। ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या है सर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये रेवेन्यू डेफिसिट को नाम से पता चल रहा है, मतलब ये रेवेन्यू बजट में लॉस आ रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू बजट में लॉस आ रहा है। अब ये रेवेन्यू बजट मतलब अपना रेवेन्यू बजट याद करो, रेवेन्यू बजट के दो कंपोनेंट, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इस रेवेन्यू बजट के अंदर लॉस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, लॉस, डेफिसिट मतलब लॉस। लॉस तो तभी हो सकता है स्टूडेंट जब एक्सपेंडिचर ज्यादा और रिसीट्स कम हो, सीधी बात। तो यहां पर भी वही सिचुएशन है कि यहां पर अगर रेवेन्यू नेचर का डेफिसिट है, इसका मतलब गवर्नमेंट की जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो फंक्शनिंग के लिए लगता है, वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है किससे, गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड डे टू डे रेवेन्यू रिसीट्स से, जो कि आपकी टैक्स सोर्सेज और नॉन टैक्स सोर्सेज से रेवेन्यू रिसीट्स आप जनरेट करते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू रिसीट्स है गवर्नमेंट की वो कम है और एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर इसके अंदर ज्यादा खर्चा होने वाला है, बल्कि गवर्नमेंट जो अपना डे टू डे जो टैक्सेस और नॉन टैक्स सोर्सेज से जो रेवेन्यू जनरेट करती है, जो रिसीट्स अर्न करती है, वो रिसीट्स उसकी कंपैरेटिवली कम होने वाली। तो अगर हम सिंपली कहें इसकी डेफिनेशन तो क्या कहेंगे, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू बजट में सरकार को घाटा हो गया है, लॉस हो गया है, डेफिसिट हो गया, ठीक है। ये डेफिसिट वर्ड उसके लिए यूज करते हैं बेटा, लॉस इसलिए नहीं बोलते, डेफिसिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे सरकार है वो कोई कंपनी तो है नहीं जो प्रॉफिट या बिजनेस तो है नहीं जो सरकार को प्रॉफिट कमाने के मोटिव से करती है, इसलिए लॉस नहीं बोल के लिए उसके अच्छा वर्ड क्या है, डेफिसिट, है ना। ओके, तो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है आपके रेवेन्यू रिसीट्स से, ये सिचुएशन कहलाए इकोनॉमी में क्या, रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए, ये तो बड़ा सिंपल आपको समझ में आ गया कि क्या मतलब है रेवेन्यू, आपके रेवेन्यू बजट में लॉस आ गया आपको, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब ऐसी सिचुएशन आ रही होगी, ठीक है। सर क्या ऐसा होता है, हाँ हमेशा ही, अपने यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारी कंट्री में तो हमेशा ही ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। हमको रेवेन्यू बजट पे, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, तो हमारे बजट को सरप्लस में आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स, तो अब क्या होगा, इसके इंप्लीकेशन मैं जानना चाहूंगा कि जब ऐसा होगा सर तो इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, जब भी ऐसा होगा तो इसके इंप्लीकेशन क्या होंगे, क्या होगा, क्या इफेक्ट आएंगे इकोनॉमी में इसके रेवेन्यू डेफिसिट के। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग इसके इंप्लीकेशंस हैं। पहला तो ये बच्चों कि ये डेफिसिट जब भी गवर्नमेंट को होता है तो गवर्नमेंट को एक बात पता चल जाती है कि गवर्नमेंट is unable to meet its day-to-day expenses from its revenue receipts। मतलब गवर्नमेंट इतनी रेवेन्यू रिसीट्स भी जनरेट नहीं कर पा रही है, अर्न नहीं कर पा रही है कि सरकार अपना रोज का खर्चा जो होता है उसकी फंक्शनिंग पे उसको भी पूरा कर सके। मतलब सरकार अपना डे टू डे एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो उसको चाहिए जितना पैसा
उसके ऑफिसेस को रन करने का और सारा कुछ, वो खर्चा भी सरकार जो है वो अपनी रेवेन्यू रिसीट से, मतलब टैक्सेस और नॉन टैक्स जो उसके सोर्सेज है, उतना पैसा भी वो उसके लिए जनरेट नहीं हो रहा, इतना भी टैक्स सरकार के पास नहीं आ रहा और इतना भी अदर टैक्स सोर्सेज से वो पैसा नहीं ले पा रही कि वो अपना डे टू डे फंक्शनिंग के ऊपर जो उसको एक्सपेंडिचर करना है वो एक्सपेंडिचर वो पूरा कर सके। तो गवर्नमेंट अपने रोज के खर्चे को भी मीट आउट करने के लिए अभी तक इस बजट में उसके पास इतना भी पैसा नहीं है, तो ये इसकी इनेबिलिटी शो करती है कि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही है सरकार। ये इसका एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है, इसका इफेक्ट है। ठीक है, क्या? इनेबिलिटी टू मीट इट्स डे टू डे रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस, डे टू डे और रिकरिंग एक्सपेंसेस। अच्छी सिचुएशन नहीं बच्चों, ये एक बात है। ठीक है, और क्या इंप्लीकेशन है इसका? और इंप्लीकेशन इसका ये स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, उसको इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिसीट्स बढ़ानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। रिसीट्स को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो वापस सही सिचुएशन में आ पाएगी। तो अगर रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट बढ़ाने जाएगी तो क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट्स में इंपॉर्टेंट जो रेवेन्यू रिसीट का जो ज्यादा बड़ा पार्ट है, जो मेजर उसका कंपोनेंट है, वो किससे होता है? टैक्सेस से, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब ये कि जब भी रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ेगा तो इसका मतलब ये एक बात है, ये पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में सरकार अपनी रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाना चाहेगी और इसके लिए वो क्या करेगी? टैक्स को और ज्यादा टैक्सेस को इंपोज करेगी जनरल पब्लिक के ऊपर, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि बर्डन ऑफ टैक्सेस को इंक्रीज होना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए, है ना। इंक्रीज इन बर्डन ऑफ टैक्सेस एक अगली प्रॉब्लम ये कि जो बर्डन ऑफ टैक्स है हमारी इकोनॉमी में वो इंक्रीज होने वाला है अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है तो। ठीक है, एक ये बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम देख पा रहे हैं वो क्या है, और नेक्स्ट इंप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग इंप्लीकेशन है नेक्स्ट और हमारे पास। वो क्या है स्टूडेंट्स? वो ये है कि गवर्नमेंट को इस रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए, रेवेन्यू बजट में आए हुए लॉस को पूरा करने के लिए सरकार को दो काम करने पड़ेंगे। ठीक है, या तो सरकार क्या करेगी? इसको पूरा करने के लिए बोरिंग्स करेगी। भाई अगर नुकसान होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट अभी इस पोजीशन में नहीं कि वो टैक्सेस बढ़ा सके, अपनी रिसीट्स बढ़ा सके। रिसीट्स बढ़ा सकती है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी जनरल पब्लिक पे और इतना टैक्सेस इंपोज करना सिचुएशन के फेवर में नहीं रहेगा, है ना। तो सरकार फिर रिसीट्स तो बढ़ा नहीं सकती, मतलब टैक्स तो बढ़ेंगे नहीं, तो अब सरकार इस जो नुकसान हो रहा है उसको कहां से पूरा करे? तो या तो सरकार क्या करे? बोरिंग्स बढ़ाए, मतलब कहीं से उधार लेके उस घाटे को पूरा करे, या फिर सरकार क्या करे? डिसइन्वेस्टमेंट करे। क्या करे? डिसइन्वेस्टमेंट करे, मतलब गवर्नमेंट जो अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनको बेचे, सेल करे और वहां से पैसा रिसीव करके और इस रेवेन्यू नेचर के डेफिसिट को पूरा करे, है ना। यही मतलब है इसका। ओके, तो इन दोनों केसेस में मतलब इस रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए या तो सरकार को बोरिंग्स करनी पड़ेगी या अपने एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। इन दोनों केसेस में ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि या तो आपकी लायबिलिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज, जो भी अच्छी बात नहीं है, या आपकी एसेट्स क्या हो रही होगी? डिक्रीज। तो ये सिचुएशन जो है आपकी रेवेन्यू डेफिसिट की, ये क्या करेगी? इट विल फर्दर लीड टू ईदर इंक्रीज इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट और रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि दोनों ही एडवर्स सिचुएशन में काउंट होता है। तो ये बजट अब सरकार को इस पॉसिबल सिचुएशन में भी लेकर जा सकता है। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात सरकार के लिए नहीं। ठीक है, ओके, और क्या इंप्लीकेशन हो सकता है सर इसका? और क्या इफेक्ट हो सकता है? ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए वार्निंग सिग्नल है। चौथा हमारे लिए क्या है? गवर्नमेंट के लिए ये वार्निंग सिग्नल है। किस बात का वार्निंग सिग्नल है? कि या तो गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर है उनको कम करे, है ना, टू कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, और या फिर गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू रिसीट्स को ज्यादा बढ़ाए, है ना। तो ये एक इंप्लीकेशन, ये एक वार्निंग सिग्नल का काम करता है। जब भी किसी भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट उसके बजट में आता है तो ये एक वार्निंग सिग्नल आ जाता है कि अच्छा भैया कि अब तुम ये काम करो, या तो अपने ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको कट आउट करो, या फिर अपनी रेवेन्यू रिसीट्स को है वो और ज्यादा से ज्यादा जनरेट करो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन इसका रेवेन्यू डेफिसिट का रहता है। तो हमने चार इंप्लीकेशन देखे रेवेन्यू डेफिसिट के। पहला तो आपने देखा कि ये इनएबिलिटी शो करता है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ने जब बजट बनाया
जो प्लानिंग जो कर रही है सरकार नेक्स्ट ईयर की, तो उसमें गवर्नमेंट जो रेवेन्यू रिसीट्स जनरेट करना चाहती है, अर्न करना चाहती है, वो कम है उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। मतलब गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू रिसीट से डे टू डे एक्सपेंसेस को भी मीट आउट नहीं कर पाएगी। तो सरकार इतनी भी काबिल नहीं है कि वो जो रेवेन्यू रिसीट जनरेट कर रही है उससे अपना कम से कम रोज का खर्चा ही निकाल पाए। दूसरा, सरकार ये रेवेन्यू डेफिसिट जो है उसको पूरा अगर करेगी तो उसके लिए क्या करेगी, वो रिसीट्स बढ़ाने जाएगी। रिसीट्स बढ़ाने जाएगी तो वो क्या करेगी, और ज्यादा टैक्सेस लोगों के ऊपर डालेगी। तो इससे क्या होगा, बर्डन ऑफ टैक्स इकोनॉमी में इंक्रीज होने का एक खतरा हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा फिर हमने पढ़ा था कि ये या तो रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए या तो क्या होगा कि या तो सरकार को और बोरिंग्स करनी पड़ेंगी या फिर गवर्नमेंट को अपनी एसेट्स को बेच के इस पैसे को कवर करना पड़ेगा, मतलब कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा। तो इन दोनों सिचुएशन में सरकार अच्छी सिचुएशन में नहीं होगी, क्योंकि या तो उसकी लायबिलिटी बढ़ाने वाला होगा ये रेवेन्यू डेफिसिट, या उसकी एसेट्स को कम करने वाला होगा। ये दोनों एडवर्स सिचुएशन में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फोर्थ हमने देखा कि एक वार्निंग सिग्नल है गवर्नमेंट के लिए कि या तो सरकार अपने जो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू नेचर के उनको कम कर ले या अपनी रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ा ले। ये वार्निंग सिग्नल की तरह भी गवर्नमेंट के काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर्मूला हमने लिख लिया, आपने इसकी डेफिनेशन देख ली। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर ई माइनस आर आर। ठीक है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होगा और रेवेन्यू रिसीट्स कम होंगी, इसलिए अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिसीट को माइनस कर रहे हैं, तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर अपन ने पहले लिया है तो वो पॉजिटिव आएगा। क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो आपको जो क्या होगा, डेफिसिट होगा किस नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट सेक्शन में अब इसके जस्ट बाद अपन इससे भी इंपॉर्टेंट एक डेफिसिट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है इकोनॉमी में एक्चुअल सिचुएशन को पता करने का, एक्चुअल डेफिसिट को पता करने का। ठीक है, वो है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो आइए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, वो है फिस्कल डेफिसिट। चलिए यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट अपना कंसेप्ट जो आता है वो टाइप ऑफ डेफिसिट में वो है अपना फिस्कल डेफिसिट। देखिए अपन ने दो पढ़ लिए, बजट डेफिसिट, फिर पढ़ लिया हमने रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तक ही लागू हो रहा है। बजट डेफिसिट था वो तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स के ऊपर था। लेकिन स्टूडेंट्स जो बजट डेफिसिट है वो एक अच्छा मेजर नहीं है गवर्नमेंट के एक्चुअल डेफिसिट को फाइंड आउट करने का, क्योंकि बजट डेफिसिट जो है वो आपको धोखा दे सकता है। अगर आप बजट डेफिसिट देखने जाओ, हो सकता है आपको बजट डेफिसिट जीरो हो सकता है आपको बजट डेफिसिट की जगह बजट सरप्लस आ रहा हो, है ना, और आपको लगेगा कि इकोनॉमी का बजट तो अच्छा है सर, ये तो सरप्लस सिचुएशन है, लेकिन वो आपको धोखा दे सकता है। वहां से आपको एक्चुअल सिचुएशन पता नहीं चलेगी। इसीलिए आपको एक्चुअल सिचुएशन पता करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, फिस्कल डेफिसिट। ये ज्यादा अच्छा मेजर है एक्चुअल डेफिसिट को फाइंड आउट करने का गवर्नमेंट के। ठीक है, और एक्चुअली अगर मैं कहूं तो ये ज्यादा अच्छा मेजर है ये पता करने का कि सरकार को कितनी बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये क्या है आप अपन बहुत ध्यान से समझते हैं, टेक्निकल भी है, बड़ा मजा भी आएगा समझने में, आप प्लीज ध्यान देना। मैं इसकी डेफिनेशन डिस्कस करता हूं। Budget fiscal deficit, it refers to excess of total expenditure of the government over its total receipts excluding borrowings during the fiscal year. ठीक है, देखो मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। सर ये फॉर्मूला तो आपने बजट डेफिसिट में भी लिखा था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। तो नया क्या है, नया देखो क्या है, नया ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट तो है, लेकिन टोटल रिसीट्स में क्या काउंट नहीं करोगे आप, बोरोइंग्स काउंट नहीं करोगे। बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करता हुआ टोटल रिसीट्स होना चाहिए। ठीक है सर, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, गया ऊपर से, रुको और थोड़ा सा इसको अपन अच्छे से समझते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब दोनों तरह के एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स के अंदर सारी रेवेन्यू रिसीट्स प्लस सारी कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। मतलब ये जो टोटल रिसीट्स आपने ली है उसमें आपको बोरोइंग्स वाली रिसीट को काउंट नहीं करना, उसके अलावा सारी टोटल रिसीट्स ले लो आप। जबकि बजट डेफिसिट में तो आपने टोटल रिसीट सारी ली थी इंक्लूडिंग बोरोइंग, है ना, वहां तो अपन ऐसा कुछ का ही नहीं था। लेकिन यहाँ फिस्कल डेफिसिट, एक्चुअल डेफिसिट कौन सा है, जो बता रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है आपकी टोटल रिसीट से, और उन टोटल रिसीट्स में हमने बोरोइंग हटा रखी है। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर हम एक बात समझें, ठीक है, तो बोरोइंग जो है, बोरोइंग गवर्नमेंट की रिसीट जरूर है लेकिन रेवेन्यू थोड़ी है। बोरोइंग तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, कोई कमाई थोड़ी है क्या। ठीक है, वो पैसा आया, आपने उसको रिसीट माना और आपने उसको कैपिटल रिसीट में लिख लिया कि पैसा आया, लेकिन क्या ये कोई सरकार ने इनकम जनरेट की है क्या। ये पैसा तो सरकार को वापस चुकाना है ना, सरकार ने कमाया थोड़ी है। अगर टैक्सेस मिलते हैं गवर्नमेंट को तो सरकार कमाती है ना। गवर्नमेंट को अपने किसी पीएससी को डिसइन्वेस्ट करती है, वहां से जो पैसा आता है, चाहे एसेट कम करती है लेकिन फिर भी वो पैसा चुकाना तो नहीं ना, गवर्नमेंट ने पैसा कमाया। ठीक है, वो रेवेन्यू हुआ एक तरह का। ठीक है,
गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेस से पैसा कमाया, कोई फीस फाइन्स ये मिले सरकार को, तो ये रेवेन्यू भी हुआ सरकार को, इनकम भी हुई और इसको चुकाना भी नहीं पड़ रहा है ना। तो ये सारी तो इनकम है, लेकिन ये अकेली चीज जो है तुम्हारी बोरिंग, ये तुम रिसीट में काउंट तो कर लेते हो क्योंकि पैसा आया है सरकार के पास, तो अपन कहते हैं सब लाइबिलिटी बढ़ गई और पैसा आया तो चलो ये रिसीट्स तो है, तो रिसीट में तो लिख दिया आपने, ठीक है। जब तुम अपनी टोटल रिसीट्स लिखते हो तब उन बोरिंग्स को भी रिसीट में काउंट करते हो, लेकिन क्या वो रिसीट में आ तो गया, लेकिन क्या वो एक्चुअली आपकी कोई इनकम है? नहीं सर, ये तो रीपेमेंट की लाइबिलिटी, और इस पैसे को किसी और का पैसा है, अपन ने लिया जरूर है लेकिन इसको चुकाना है, कोई कमाई थोड़ी है सरकार की। तो अगर तुम टोटल रिसीट्स के अंदर बोरिंग्स रख के अगर तुम कैलकुलेशन करोगे नुकसान और फायदे का, तो वो हमेशा तुमको धोखा ही देगा, है ना। वो तो हमेशा जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं जो आपको जरूरी चाहिए, आपको जो एक्चुअल सिचुएशन बताने के लिए, ठीक है। ये कैसे, मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको ऐसे देके बताता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो 500 रुपीज का था और हमारी टोटल रिसीट जो थी वो 700 रुपीज की थी, ठीक है। बड़ा सिंपल है, टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो 500 रुपीज का था, टोटल रिसीट्स जो थी वो 700 रुपीज की, 700। अब कोई पूछे कि आपको बजट में क्या हो रहा है, सब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, सरप्लस हो रहा है कि लॉस, डेफिसिट हो रहा है, तो आपको क्या सर, तो बजट सरप्लस की सिचुएशन आ गई, सर तो बजट सरप्लस आ गया, मजा आ गया सर। कैसा है बजट सरप्लस? क्योंकि सर आपकी टोटल रिसीट्स जो हैं वो ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से, मतलब आ तो 700 रुपए रहे हैं और खर्चा हम 500 रुपए का ही कर रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सरप्लस हो गया, है ना, मतलब 200 रुपए तो अपनी रिसीट्स ज्यादा आ रही है, मतलब ये तो फायदा, मजा आ गया सर, तो अच्छी सिचुएशन में अपना बजट, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब मैं इसमें एक ट्विस्ट डालता हूं, देखना अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी आपकी इकोनॉमी का बजट सरप्लस बजट है, क्यों? क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर रिसीट्स आर ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। या अगर आप बजट डेफिसिट निकालने जाओगे तो माइनस, अगर ये उल्टा कर दूं फॉर्मूला बजट डेफिसिट का लगा दूं टी माइनस टी आर वाला, तो ये -200 आ जाएगा, मतलब डेफिसिट माइनस में आ रहा है, डेफिसिट नेगेटिव में आ रहा है, मतलब वो क्या हो गया, सरप्लस, ठीक है। तो ये कुल मिला के सरप्लस बजट की सिचुएशन आपको देखने में लगेगा सर बहुत अच्छी इकोनॉमी की, अपने को लग रहा है कि अपन रिसीट्स ज्यादा जनरेट कर रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर अपने कम है, बढ़िया अच्छी सिचुएशन है सर सरप्लस बजट, तो ओके। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटा सा ट्विस्ट बताऊं कि इन टोटल रिसीट्स के अंदर से 400 रुपीज की जो थी आपकी सिर्फ बोरिंग्स की वजह से था, मतलब अलग अलग टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स सब काउंट कर ली, तो इन 700 रुपए में से 400 रुपए तो अपन ने कैपिटल रिसीट के अंदर बोरिंग लिखी थी। तो अब अगर आप एक्चुअल सिचुएशन देखने जाओ तो क्या ये 400 रुपए तुम्हारी कोई रिसीट तो है पर कोई इनकम है क्या? नहीं सर, ये तो इनकम नहीं है, तो चुकाना पड़ेगा पैसा वापस। हाँ रिसीट माना है लेकिन ये तो लाइबिलिटी है रीपेमेंट की, कोई कमाया थोड़ी है क्या? तो मुझे बताओ अगर मैं 400 रुपए की बोरिंग, कोई आपकी इनकम तो हुई नहीं, ठीक है पैसा आया है एक बार आपने लिख दिया है, पर ये एक्चुअल सिचुएशन में कोई कमाई थोड़ी हुई नहीं हुई सर। तो मैंने कहा चलो ये 400 रुपए को हटा दो तो जरा, आपने कहा ठीक है सर 400 रुपए को हटा देते हैं। तो फिर आपकी एक्चुअल टोटल रेवेन्यू, रिसीट से अच्छा क्या है वो आपका रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू, है ना। अच्छा सर रेवेन्यू तो फिर हमारा 400 रुपए हटाने के बाद 300 रुपए हुआ सर। अच्छा अगर 300 रुपए हुआ तो इसका मतलब फिर आपका टोटल एक्सपेंडिचर तो 500 है और आपकी टोटल इनकम जो है बोरिंग को हटा के एक्चुअल इनकम वो तो सिर्फ 300 रुपए ही है। इसका मतलब तो आपको 200 रुपए का क्या हो रहा है, बजट में नुकसान हो रहा है। बोरिंग को क्यों काउंट करते हो आप रिसीट में? ठीक है बोरिंग रिसीट तक तो ठीक है, लेकिन वो रेवेन्यू थोड़ी है क्या, वो इनकम थोड़ी है क्या? हाँ रिसीट तो इसलिए पैसा आ रहा है तो कहीं तो लिखना पड़ेगा सरकार को एक बार, लेकिन वो तो रीपेमेंट के लिए तो वापस चुकाना है और साथ में इंटरेस्ट और चुकाना है उस पर, तो ठीक है। तो ये एक्चुअल सिचुएशन वो नहीं जो कि आपको अच्छा लग रहा था 200 रुपए का फायदा है, उल्टा आपको क्या है 200 रुपए का नुकसान है सर। क्यों नुकसान है? क्योंकि अगर आप यहाँ सिचुएशन देखें तो एक्सपेंडिचर तो 500 अपनी जगह है, माइनस पहले टोटल रिसीट्स कितनी लिख रहे थे 700, तो तुम्हारा माइनस 200 आ रहा था, ये था तुम्हारा बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट अगर माइनस 200 आ रहा था मतलब बजट सरप्लस में कन्वर्ट हो गया होगा, है ना। या अगर मैंने उल्टा करके यहाँ फॉर्मूला लिखा था तो इस तरह से सरप्लस का फॉर्मूला ये होगा और डेफिसिट का फॉर्मूला ये होगा। चलिए अब अगर मैं यहाँ कह दूं साहब एक्चुअली अपनी रिसीट्स तो जो थी अदर देन बोरिंग्स, वो एक्चुअल इनकम जो थी वो तो हमारी 300 रुपए की, तो फिर ये क्या हो गया 500 माइनस 300, बजट डेफिसिट आ गया पॉजिटिव के अंदर कितना 200, मतलब 200 रुपए का बजट में नुकसान चल रहा है, ठीक है। तो सर ये बजट डेफिसिट तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो आपने बोला कि बजट डेफिसिट में तो टोटल रिसीट होती है। हाँ तो ये जो 200 रुपए का नुकसान एक्चुअल जो नजर आ रहा है ना, ये बजट डेफिसिट नहीं है, फिर ये कौन सा नुकसान है, ये है फिस्कल डेफिसिट। अब आपको रियल सिचुएशन पता चली कि एक्चुअली हमको क्या हो रहा है 200 रुपए का नुकसान हो रहा है, कोई सरप्लस की सिचुएशन में नहीं है, लेकिन बजट डेफिसिट निकालते तो क्या पता था 200 रुपए का सरप्लस, तो वो एक्चुअल सिचुएशन नहीं बता पा रहा था, है ना, वो बेटर मेजर नहीं था। फिर हमने जो एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लगा के देखा तब हमको पता चला कि साहब हम तो 200 रुपए के नुकसान में जा रहे हैं,
क्यों? तो यहां क्यों नहीं लग रहा था सर नुकसान? यहां इसलिए नहीं लग रहा था बच्चों क्योंकि यहां पर आपने टोटल रिसीट्स में बोरिंग्स को इंक्लूड किया था, जो कि करना चाहिए एज पर द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल रिसीट, है ना, क्योंकि वो कैपिटल रिसीट है। लेकिन जब समझदारी की बात हमने देखी तो हमने देखा कि ठीक है, लिखने में तो हम कैपिटल रिसीट में काउंट करते हैं बोरिंग, लेकिन क्या एक्चुअली वो कोई कमाई है सरकार की? नहीं। तो जब वो कमाई नहीं है तो उसको हटा के देखो जरा, उसको हटा के देखा इस सिचुएशन में अपन ने जो एग्जांपल में, तो हमको पता चला कि सरकार को सर एक्चुअली वो बोरिंग को तो छोड़ दो, वो रिसीट तो मानो मत उसको, आप यहाँ पर रेवेन्यू तो मत मानो, रिसीट मान लो पर इनकम मत मानो। और अब आप देखो तो जरा आपको लग रहा है कि 200 रुपए का नुकसान में जा रही है सरकार। तो इसीलिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है स्टूडेंट्स? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये फिस्कल डेफिसिट ही वो बेटर मेजर है जो हमको बता पाता है कि गवर्नमेंट की एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है बजट की। ठीक है, अच्छा, तो अब हम आपको एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बताते हैं इसका। वो फॉर्मूला है आपका, एक्चुअली जो फिस्कल डेफिसिट है वो ये बताता है सरकार को, ठीक है, हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी लगे आपको, अभी मैं क्लियर भी कर दूंगा, और करके एक फॉर्मूला और है फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट वो मेजर है जो गवर्नमेंट की क्या दिखाता है? वो गवर्नमेंट की दिखाता है कि गवर्नमेंट की टोटल बोरिंग्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। अच्छा सर, ये क्या हो गया? अभी तो ऊपर खुद ही बोरिंग हटा रहे थे, अब खुद ही बता रहे हो कि फिस्कल डेफिसिट बोरिंग के इक्वल होता है। सर ये क्या है? अब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। सर ये क्या है? अभी तो आप कह रहे थे, अभी ये क्या कह रहे हो? तो अब शांति से सुनो मेरी बात, अच्छे से समझ रहे हैं अपन इन बातों को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट टोटल बोरिंग्स के इक्वल कैसे हो गया सर? ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल है। एक्चुअली ये फिस्कल डेफिसिट है ना, ये यही चीज को सरकार को बताता है, यही एक टूल है, एक मेजर है, जिससे गवर्नमेंट ये जान पाती है कि सरकार को एक्चुअली कितनी बोरोइंग्स करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो जितना एक्सपेंडिचर कर रही है, टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, वो जो टोटल एक्सपेंडिचर कर रही है उतना खर्चा करने के लिए सरकार के पास इतनी रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं है। मतलब इतनी सरकार के पास कैपेसिटी नहीं है खर्चा करने की जितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। ठीक है, मतलब उसकी जितनी रिसीट्स हैं, जो रेवेन्यू है, एक्चुअल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या क्या हो गया बच्चों? रेवेन्यू का मतलब हो गया सारे टैक्सेस, ये इनकम है ना, सारे नॉन टैक्स सोर्सेस, जैसे आपने फीस फाइन्स वो सारे देखे थे, टेस्ट शीट वगैरह, है ना, ये भी गवर्नमेंट की रिसीट भी है और रेवेन्यू मतलब इनकम भी है। ठीक, पैसा भी आ रहा है और इनकम के तौर पे आ रहा है। ठीक, फिर ये तो हो गए दोनों आपकी रेवेन्यू रिसीट्स में काउंट हो गए। फिर उधर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, हाँ ये एसेट जरूर कम कर रहा है, अच्छी बात तो नहीं, लेकिन फिर भी किसी को चुकाना नहीं है वापस, इसलिए ये एक तरह से रेवेन्यू ही है। ठीक है, और रिकवरी ऑफ लोन्स, सरकार ने पहले किसी को लोन दिए थे वो वापस मिल गए, ये रिसीट भी है, कैपिटल रिसीट है और साथ साथ रेवेन्यू भी, मतलब ये इनकम है सरकार को, वापस किसी को चुकाना नहीं तो फायदा ही हो रहा है सरकार को। और पांचवी जो रिसीट हो सकती है वो है आपको बोरिंग्स, ये कैपिटल रिसीट है, ये आपकी टोटल रिसीट्स का पूरा एक चार्ट हो गया। टोटल रिसीट्स में ये चीज आती है सारी, है ना, ये दोनों रेवेन्यू के अंदर आती है, बाकी सारी कैपिटल के अंदर आती है। ठीक है, ये भी सरकार का रेवेन्यू है, रिसीट भी है, रेवेन्यू भी, मतलब इनकम भी है और पैसा आ भी रहा है, साथ साथ इनकम भी की तरह आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ये बोरिंग्स में पैसा आ रहा है इसलिए रिसीट तो है, लेकिन ये इनकम नहीं है सरकार की, क्योंकि इस पैसे को तो चुकाना है और प्लस इंटरेस्ट के साथ और चुकाना है, तो और अच्छी बात नहीं है। तो ये ना तो इनकम है, ठीक है, और साथ साथ ये तो एक एक्सपेंस और बढ़ाने वाली एक रिसीट है, मतलब इसके साथ साथ उधर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा अगली बार से, है ना। तो ये बोरिंग जो है ये रिसीट जरूर है, लेकिन ये रेवेन्यू नहीं है, ये सरकार की इनकम नहीं, पैसा जरूर आ रहा है, ठीक है, पर ये सरकार की इनकम नहीं। तो बाकी सब चीजें तो अपन इसको रिसीट भी मान रहे हैं और इनकम भी मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बोरिंग जो है ये सरकार की इनकम नहीं है, ये सरकार की इनकम नहीं है, ठीक है। तो ये रिसीट जरूर है लेकिन इनकम नहीं है। तो अब सरकार एक्चुअली क्या देख रही है, यहां पर अगर अपन फॉर्मूला देखें तो गवर्नमेंट देख रही है कि मैं यहां से पैसे मेरे पास आएंगे और ये पैसे वो है जो मेरी एक तरह से इनकम है ना। इन सब पैसों से जितना इकट्ठा हुआ उसको सरकार क्या करेगी, सरकार अपने जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है उनके ऊपर खर्च करेगी। लेकिन सरकार ये देखेगी कि मैं जो प्लान कर रही हूँ ये जगह पे मैं खर्चा करने वाली हूँ, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हों या कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हों, पर इतना पैसा तो मेरे को इन सारी रिसीट से जनरेट ही नहीं हो रहा है, ये रिसीट सारी जो है वो कम पड़ रही है मेरा वो खर्चा पूरा करने के लिए। जब ऐसा होगा कि सरकार की ये सारी रिसीट इससे ऊपर ऊपर वाली है ना,
ये सारी रिसीट्स से जो पैसा सरकार को मिल रहा होगा, जो रेवेन्यू सरकार कमा रही होगी, जो इनकम सरकार को हो रही होगी, इनकम बोल रहा हूँ है ना, इनकम जो हो रही होगी, वो सरकार के जो प्लान एक्सपेंडिचर है, वो इन सारी इनकम से भी वो जो सरकार का प्लान एक्सपेंडिचर है, मतलब सरकार ने पहले ही सोच लिया हम इतनी सड़कें बनवा देंगे, हम इतना सब्सिडी दे देंगे, हम इतनी स्कॉलरशिप बांट देंगे, ठीक है, हम हमारे इतने एम्प्लॉयज को और नए डिपार्टमेंट खड़े करेंगे और एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, नौकरी देंगे, पैसा देंगे, ठीक है, ओके। तो ये सरकार ने ये जब सोच इतने खर्चे जो सोचे हैं, जब सरकार ने देखा कि यार ये सारी रिसीट से जो मैं एस्टिमेशन बना रहा हूं, क्योंकि ये तो पहले एडवांस का प्लान होता है ना, बजट तो एडवांस में बनता है ना, तो सरकार ने देखा मैं इतने टैक्सेस से ले लूंगा, इतने या नॉन टैक्सेस से ले लूंगा, इतने डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से, ये कुछ मेरी इंडस्ट्रीज जो है ये अच्छा बहुत लॉस बियर कर रही है, हम इसको वो करने कोई काम करो, बेच के खत्म करो, इनको पैसा ले लो, ठीक है, हमने किसी को लोन दिए हुए स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह को, फॉरेन गवर्नमेंट्स को, उनसे वापस ये लोन रिकवर कर लो, वहां से और पैसा आ जाएगा अभी अपने पास, है ना, ओके। ये सारे सोर्सेज जो सरकार ने जो पैसा इकट्ठा किया, यही है, और तो बरसेंगे तो नहीं आसमान से, ठीक है, तो यहां से जो सरकार ने पैसा इकट्ठा किया, फिर सरकार ने देखा कि यार जो मेरे को खर्चा करना है वो तो इस पैसे से हो ही नहीं सकता, पर अब क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटी, अब सरकार ऐसा तो नहीं नुकसान में जा रही तो चलो बंद कर दो, ये कोई बिजनेस तो नहीं है कि सरकार को लॉस होने लग जाए बजट में, सरकार की नहीं रहने दो भैया, जितना पैसा है उतना ही खर्च करो, बाकी मस्त रहो, ठीक है। भाई गवर्नमेंट को तो अगर इकोनॉमी को आगे बूस्टअप करना है, इकोनॉमी को आगे ग्रोथ देनी है, तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अच्छा एक बेसिक एम्यूनिटीज लोगों को प्रोवाइड करनी है, जो गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर गरीब आदमी के पास कम से कम जो बेसिक एम्यूनिटीज है लाइफ की, है ना, रोड हो, उसके घर के बाहर अच्छी एक उसको छोटा सा मकान मिले रहने का, उसको खाने का उसका पूरी व्यवस्था हो, उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करके दे, है ना, तो इसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, है ना, तो ये काम तो सब करना पड़ेगा सरकार को, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाए सरकार, अलग अलग जगह पे डैम्स बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए, ठीक है, बुलेट ट्रेन चलाए, ठीक है, सरकार को तो करना है ये सारी चीजें, एयरपोर्ट्स बनाए, तो ये खर्चा रुक तो नहीं सकता कि अगर अपने पास पैसे नहीं तो चलो रहने दो, आप कोई बात नहीं बैठ जाओ, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट देखेगी यार ये सारे जो सोर्सेस है मेरे रिसीट्स के, ये तो कम पड़ रहे हैं, और मेरा प्लांट एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर वो ज्यादा हो रहा है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मेरा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा अच्छा अब जैसे जो भी पैसा कम पड़ रहा है, ठीक है, उस खर्चे को पूरा करने के लिए इन रिसीट्स के पैसे सारे आ गए, उसके बाद भी कुछ पैसा कम पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल रिसीट्स जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो जैसे 800 रुपीज का है, और अदर देन बोरिंग्स को छोड़ दो क्योंकि बोरिंग कोई रेवेन्यू तो नहीं है, बोरिंग को छोड़ के बाकी सारे सोर्सेस से जो हम इनकम जनरेट कर पा रहे हैं वो हमारी है 600 रुपए, ठीक है, ये टोटल रिसीट्स हैं अदर देन बोरिंग्स, है ना, अदर देन बोरिंग्स। तो अब सरकार को पता चला कि यार मैं सारे मेरे जितने भी सोर्सेस हैं उससे 600 रुपए कमाऊंगा, और पर खर्चा तो मुझे 800 रुपए का करना है ना, तो अब 800 रुपए का खर्चा करना ही है, सरकार ने पहले एस्टिमेट बना लिया, नहीं मेरे को ये सारे काम तो इकोनॉमी में करने ही मुझे पैसे, अब ये 200 रुपए कहां से लाएगी गवर्नमेंट, अब ये बचे हुए 200 रुपए वो गवर्नमेंट को क्या करने पड़ेंगे, ये गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे उधार, ये गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे उधार, और ये 200 रुपए सरकार पहले ही पता कर लेगी कि अच्छा भैया अपने को तो इस बार फिस्कल डेफिसिट होना ही होना है, क्योंकि ये 200 रुपए कम पड़ेंगे, सरकार को काम तो करना ही है, इस गवर्नमेंट को इस काम पूरा करने के लिए 800 रुपए पूरे खर्च करने के लिए 200 रुपए का क्या लेना पड़ेगा, बोरिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एक्चुअली अगर आप अभी यहाँ फॉर्मूला देखें ध्यान से, तो टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, ये 600 रुपए मैंने कहा ना, ये सारी है, इसमें ये नहीं गिना मैंने अभी तक, ठीक है, बोरिंग तो डायरेक्ट तो सरकार की जबरदस्ती बोरिंग थोड़ी करेगी, क्या बोरिंग कब करनी है, तब ये जब उसको ये सिचुएशन लगेगी तभी तो 200 रुपए बोरो करेगी, जबरदस्ती तो सरकार बोरिंग करती नहीं है, बोरिंग तो तब करेगी जब उसको लगेगा अच्छा पैसे कम पड़ रहे हैं। ये कब पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब इस सिचुएशन को सरकार देखेगी कि 800 रुपए की टोटल एक्सपेंडिचर है, 600 रुपए की टोटल रिसीट्स हैं, ठीक है, अदर देन बोरिंग्स, बोरिंग्स तो भी आई नहीं, जरूरत भी नहीं थी, पर पता चला अच्छा 200 रुपए तो कम पड़ रहे हैं भैया, अब इस 200 रुपए को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी, बोरिंग करेगी। और अब आप ध्यान से देखो टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर ज्यादा है ना, किससे, टोटल रिसीट से, और ये टोटल रिसीट्स कौन सी वाली है, एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अच्छा सर टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग, तो सर ये तो किसकी डेफिनेशन हो गई, फिस्कल डेफिसिट की। ओहो, तो सर ये 200 रुपए जो आप बोरिंग करोगे ना पूरा करने के लिए, ये 200 रुपए क्यों बोरिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि ये 200 रुपए सरकार को क्या हो रहा है, फिस्कल नेचर का डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, तो ये फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, बोरिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बोरिंग एक्चुअली बाद में आई, ये सिचुएशन पहले आई, फिर 200 रुपए कम पड़े इसलिए बोरो करना पड़ा, ठीक है। और अगर अब इस तुम 200 रुपए की बोरोइंग को वापस इसमें प्लस कर दोगे ना टोटल रिसीट में, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट जीरो हो जाएगा। अगर आप फिस्कल डेफिसिट को जीरो करना चाहते हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर ये 200 रुपए की बोरोइंग अगर आप इस टोटल रिसीट में प्लस कर दोगे, ठीक है, तो एक्चुअली ये वापस 800 रुपए हुई, तो आपका फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया, जीरो,
ठीक है। तो एक्चुअली ये खेल क्या है कि ये इस तरह से चलता है, सरकार पहले एक्सपेंडिचर निकाल लेती है, फिर अपने सारी रिसीट्स निकाल लेती है ना, सारे रेवेन्यू जनरेट करने के सारे पैसे पता कर लेती है, यहां से लूंगी यहां से लूंगी, और फिर सरकार को पता चलता है अभी भी चलो मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जितना मैं एक्सपेंडिचर करना चाहती हूँ, तब सरकार क्या करती है, बचे हुए पैसों को बोरो करती है, और कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है। एक दो तरीके और हमको देखते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट तरीका यही है। तो अब सरकार को क्या करना पड़ता है, 200 रुपए का उधार लेना पड़ता है, ठीक है। और यही 200 रुपए एक्चुअली हमारा क्या था, फिस्कल डेफिसिट, और इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बोरिंग करनी पड़ती है। इसलिए हमारा एक फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट का क्या होता है, टोटल बोरिंग। और एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट का काम ही यही है कि वो ये पता कर सके, हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि हम एक्चुअली ये देख सकें कि हमारी गवर्नमेंट की टोटल बोरिंग्स की कितनी रिक्वायरमेंट है इस साल, सरकार को कितना बोरो करना पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका पूरा फिस्कल डेफिसिट का, और इसके ये दो फॉर्मूला है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में और अपन अच्छे से इनको देखेंगे फॉर्मूला कैसे यूज करना है। कंसेप्ट ये था बच्चों, मैंने कोशिश की पूरा आपको समझाने की, होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आता है तो बिना आपको कोई शर्मिंदगी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझे व्हाट्सएप पे इसको टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं और इससे पे आपको अच्छा डिस्कशन करके आपको जैसा आपके डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है, इस फिस्कल डेफिसिट के क्या इम्प्लीकेशन है। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट से क्या इंपैक्ट आया था इकोनॉमी में, वैसे फिस्कल डेफिसिट से क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अब इस फिस्कल डेफिसिट के क्या इंप्लीकेशन, क्या इंपैक्ट्स होंगे हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंटली हम 4-5 चीजें डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। डेट ट्रैप, देखिए एक्चुअली क्या है इकोनॉमी में, हमको पता है कि फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमको पैसा कहां से लाना पड़ता है, सब वो पैसा उधार पे बोरिंग्स लेनी पड़ती है, तभी वो डेफिसिट पूरा होता है ना। इसीलिए तो हमको एक्चुअली पता है कि फिस्कल डेफिसिट ही हमारी बोरिंग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ही उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो फिस्कल डेफिसिट को जब आप उधार से पूरा करते हैं तो क्या होता है, आपके बोरिंग्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ बोरिंग्स नहीं बढ़ते हैं, फिस्कल डेफिसिट के अंदर बोरिंग के साथ साथ वो बोरिंग जो है वो बोरिंग प्लस आपके इंटरेस्ट पेमेंट पुरानी बोरिंग्स पे, उन दोनों को इंक्लूड करती है। ये जो बोरिंग्स आप देखते हो ना, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरिंग्स, ये बोरिंग्स कौन सी हैं, बोरिंग्स का मतलब कितना लोन लेना है, उस लोन में अपना वो पैसा भी आएगा जो अपने को पुराना इंटरेस्ट जो है अपना आज तक के डेट्स जो अपने उधार हैं उन पे चुकाना है। तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो लोन का पे करना ही है, और साथ साथ क्या पे करना है, इंटरेस्ट। तो ये दोनों जितना पैसा है वो प्लस करके हमारी क्या आती है, बोरिंग्स। उतना पैसा अपने को उधार लेना होता है कि पुराने लोन्स पे इंटरेस्ट भी चुकाना है, और हमको इस साल जो घाटा हुआ, इस साल जो लॉस हुआ उसके लिए नया लोन लेना है, और पुराने लोन पे इंटरेस्ट चुकाना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों को प्लस करके जितना रिक्वायरमेंट होती है बोरिंग्स की, उतना हम बोरो कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली जो है वो बोरिंग्स बढ़ती जाती है इस तरह से इकोनॉमी में गवर्नमेंट की। सरकार को ये फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए और लोन लेने पड़ते हैं, और लोन लेने का मतलब है कि एक तो लोन लो नया, है ना, और साथ साथ उस पे इंटरेस्ट का बर्डन और बढ़ता जाता है, तो अगली बार फिर वो और ज्यादा बड़े लोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगले साल भी अगर सरकार की जो बजट है उसमें फिर डेफिसिट आया, है ना, फिर फिस्कल डेफिसिट आया, तो मतलब क्या हो गया, और उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए और बोरिंग्स करो, और पुराने जो लोन लिए हुए उन पे इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी और उधार लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस पोजीशन में फंस जाती है, विशियस सर्कल ऑफ डेट ट्रैप, ठीक है। सरकार एक उधारी के कुचक्र में फंस जाती है कि उधार लो, फिर उस उधार को चुकाने के लिए और एक उधार ले, फिर उस पर इंटरेस्ट चुकाने के लिए, और कई बार तो गवर्नमेंट को सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए ही कहीं और से लोन लेना पड़ता है। इतने लोन्स पुराने हो जाते हैं कि उनका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, और बोरिंग्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि वो इंटरेस्ट पेमेंट एक्चुअली कहां काउंट हो रहा है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और वो आपका क्या करेगा, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा देगा, है ना। तो अल्टीमेटली वो बजट में नुकसान दे रहा है, और उसको पूरा करने के लिए सरकार को और बोरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से सरकार इस बोरिंग्स को चुकाने के चक्कर में और इसके इंटरेस्ट को चुकाने के चक्कर में और नए नए लोन लेती जाती है, और इस तरह से विशियस सर्कल ऑफ डेट ट्रैप के अंदर गवर्नमेंट फंस जाती है। ये वो सिचुएशन है स्टूडेंट्स जब गवर्नमेंट को ज्यादा लोन लेने पड़ते हैं ताकि सरकार पुराने लोन्स और उसका इंटरेस्ट पे कर पाए। जब ऐसी सिचुएशन में सरकार आ जाए तो उसको पुराने लोन और उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए और नए लोन लेने पड़ रहे हैं, तब ये मान लीजिए कि कंट्री कहां फंस गया है, एक विशियस सर्कल ऑफ डेट ट्रैप में, एक कुचक्र में उधारी के फंस चुका है, ठीक है। तो ये फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशन ये होते हैं, अगर फिस्कल डेफिसिट आपके बढ़ते जाएंगे तो आपका देश किसमें फंस जाएगा, एक डेट ट्रैप के अंदर फंस जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड इंप्लीकेशन क्या होता है, इट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये फिस्कल डेफिसिट क्या करता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इकोनॉमी में महंगाई की सिचुएशन, जनरल प्राइस लेवल को बढ़ा देता है। कैसे सर, देखो इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के 2-3 तरीके हैं, है ना। कैसे हम फिस्कल डेफिसिट को मीट आउट कर सकते हैं, एक तो आपने देख लिया कि बोरिंग्स, ठीक है। दूसरा एक तरीका है
डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है आरबीआई को, ठीक है, कि भैया तू एक काम कर, तू मैं आप जो गवर्नमेंट है वो अपने ट्रेजरी बिल्स जो है, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के होते हैं, वो उनको इशू करती है, किसको? शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए, किसको? आरबीआई को। और आरबीआई उस ट्रेजरी बिल्स के बदले में क्या करता है? उनको जितना रिक्वायरमेंट होती है कैश का उतना प्रोवाइड कर देता है। और वो कैश अगर उसके पास, आरबीआई के पास नहीं है, तो आरबीआई क्या करता है? बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स, आरबीआई सरकार के उस नुकसान को पूरा करने के लिए और पैसे छापता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई और बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? उस सरकार को पैसा देने के लिए और वो नए करेंसी नोट्स को प्रिंट करता है और गवर्नमेंट का जितना लॉस हो रहा होता है, फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, उसको पूरा करता है, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट को वो लोन, वो उधार, सॉरी, वो लॉस को कवर करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है? नई करेंसी नोट को प्रिंट आउट कर रहा है, ताकि वो सरकार को नए करेंसी नोट्स जितना पैसा दे सके और गवर्नमेंट का डेफिसिट कवर किया जा सके, जो फिस्कल डेफिसिट है। तो जब गवर्नमेंट, जो ये आरबीआई इस तरह से जो न्यू करेंसी नोट्स को प्रिंट आउट करता है टू कवर द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, इस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। और इससे क्या हुआ? और ज्यादा से ज्यादा मनी जो है वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गया। वो मनी सप्लाई क्यों बढ़ गया? क्योंकि आरबीआई ने जो और नए करेंसी नोट्स छापे, भाई ये करेंसी नोट्स अल्टीमेटली वापस कहां मूव करेंगे? इकोनॉमी में करेंगे। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा इकोनॉमी में पहुंचेगा, ज्यादा पैसा इकोनॉमी में पहुंचेगा, मतलब वो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो इकोनॉमी की वो बढ़ा देगा, क्योंकि जितनी ज्यादा पैसा इकोनॉमी में पहुंचेगा उतनी चीजों की डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि लोग खर्च करेंगे उस पैसे को, ठीक है। तो ये मनी सप्लाई बढ़ाता है, क्योंकि नए करेंसी नोट छापना मतलब पैसा और ज्यादा देना इकोनॉमी में, ठीक है। ज्यादा पैसा मतलब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड को और बढ़ा देगा। और ऐसा जब होगा तब क्या होगा? आपको पहले भी पता है कि जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या करती है? चीजों की सप्लाई, उसके सप्लाई के मुकाबले जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो वो जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज लाती है, और इससे इकोनॉमी में क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। तो ये क्या करता है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करता है ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो एक प्रोसेस है आरबीआई का इस डेफिसिट को कवर करने का। ज्यादा करेंसी नोट छापना, ज्यादा करेंसी नोट से ज्यादा मनी सप्लाई होना, ज्यादा मनी सप्लाई का ज्यादा डिमांड में कन्वर्ट होना, और जितनी ज्यादा डिमांड एक्सेसिव बढ़ती जाएगी उतना ही जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में बढ़ता जाएगा, जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को एक जन्म दे देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। ये बड़े इंटरेस्टिंग है दोनों। एक्चुअली क्या है? अच्छा, हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ से पहले मैं आपको इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस बता देता हूं कि सरकार जब उधार आपको देश में डोमेस्टिक सोर्सेज से पहले लोन लेती है गवर्नमेंट, है ना, डोमेस्टिक सोर्सेज से नहीं मिलता, फिर वो आरबीआई से डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू लेती है, उससे भी कम पड़ रहा है, सरकार के इतने लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं कि इतना पैसा नहीं जनरेट हो रहा, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि फॉरेन बैंक से, फॉरेन गवर्नमेंट से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, वहां फॉरेन सोर्सेज से लोन लेना शुरू कर देती है। बोरिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। जब डोमेस्टिक पर्पस से नहीं होगा तो आप फिर बाहर जाओगे इकोनॉमी के, वहां से उधार लोगे, तो इससे क्या होता है कि हमारे देश की फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी को चलाना है, ठीक है, हमारे खर्चों को पूरा करना है, तो उधार चाहिएगा। उधार, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारी डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है वो हमको इतना पैसा नहीं दे सकती, तो फिर उधार लेने के लिए हमको दूसरे देशों के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी कंट्री का फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाता है, और ये अच्छी बात नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर जितना फॉरेन डिपेंडेंस आपका बढ़ेगा उतनी फिर क्या होगा कि वो लोग आपकी इकोनॉमी में अलग अलग तरीके दखल अंदाजी करते हैं, वो आपकी डिसीजन मेकिंग को हैम्पर करते हैं, वो आपसे बिजनेस और जो ट्रेड करेंगे उसमें वो अपनी कंडीशंस को थोपते हैं ताकि उनको ज्यादा फायदा हो, ठीक है। ये डेवलप कंट्री की चाल होती है, वही ऐसा हम डेवलपिंग कंट्रीज के साथ वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर इनको बाद में लोन चाहिएगा तो हमारे पास ही आना पड़ेगा, हमको भी पता है कि कल पैसे चाहिए तो उनके पास ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, हमारी फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ने के कारण वो कंट्रीज फिर हमको अलग अलग तरीके से दूसरे इकोनॉमिक लॉसेस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और हमारी डिसीजन मेकिंग को वो असर डालते हैं हमारे कंट्री के। तो इसीलिए ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरी सिचुएशन है हमारे देश के लिए। और अब अगर आपने अभी लोन ले तो लिया, ठीक है, तो भविष्य में, अब क्या आज लोन लेने से स्टोरी खत्म थोड़ी होती है। अब ये जो लोन लिए हैं आपने इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए बोरोइंग्स किए हैं, उन बोरोइंग्स को और साथ साथ इन बोरोइंग के इंटरेस्ट पेमेंट को अपने को भरना भी तो पड़ेगा वापस कभी ना कभी, ठीक है। तो लोन तो आपने आज ले लिया, लेकिन उसको भरने का और उसके इंटरेस्ट को पे करने का, उस लोन को रीपे करने का, ये दोनों काम आपने कहां शिफ्ट कर दिए? फ्यूचर में। तो मतलब आपने ये जैसे ही बोरिंग्स की, आपने प्रेजेंट में बोरिंग की और आपने फ्यूचर में हमारी लाइबिलिटीज को बढ़ा दिया, हमारे इंटरेस्ट पेमेंट के एक्सपेंस को बढ़ा दिया, हमारे लोन रीपेमेंट के लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। तो ये क्या करता है, बैठे बैठे फ्यूचर में जो आपकी इकोनॉमी होने वाली है, जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, उसके ऊपर ये बर्डन आप आज से डाल जाते हो। भाई आज मोदी जी कोई लोन लेके जाएंगे तो मोदी जी खुद तो चुकाएंगे नहीं,
आज के 20 साल बाद 30 साल बाद अगर मोदी जी नहीं रहे, दूसरे प्रधानमंत्री आएंगे, तो लोन तो देश के नाम पे होता है ना, किसी प्रधानमंत्री के नाम पे थोड़ी होता है। तो अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, मतलब और जो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन हमारी आएगी, आपकी आएगी, हमारे बाद, ठीक है, तो ये जनरेशन क्या करेगी, इस जनरेशन के ऊपर वो बर्डन पहले हो गया। मतलब आज आपने 500 रुपए का लोन ले लिया, तो इसको चुकाना तो भविष्य वाले लोगों को है ना। तो आप नहीं चुका पाए, तो आपने अभी क्या किया, फ्यूचर ग्रोथ को आज ही हैम्पर कर दिया। मतलब आपने आज ही बैठे बैठे फ्यूचर में लाइबिलिटीज को बढ़ा दिया, और जब वो नई जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन आएगी, तो उसको पता चलेगा अरे यार अपने ऊपर तो वैसे ही इतना खर्चा और इतना लाइबिलिटीज पहले पड़ी, इनको चुकाना है। तो आपने आज ही लोन लेके फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर कर दिया। तो ये भी एक नुकसान है फिस्कल डेफिसिट का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, इसके इंप्लीकेशन समझ में आए होंगे। ठीक है, इसका एक और इंप्लीकेशन हो सकता है कि इट क्रिएट्स मोर रेवेन्यू डेफिसिट्स। ठीक है, और भी बातें बहुत सारी, ठीक है, पर अपने को इंपॉर्टेंटली यही है, हमने देख लिए। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और बच जाता है अपना, वो है कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं फटाफट, और ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। ये प्राइमरी डेफिसिट क्या है सर? स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी डेफिसिट जो है वो एक्चुअली इसका मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट, देखो, जब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट के टाइम पे जो बोरिंग करती थी ना, जो गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि जो भी फिस्कल डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ेगा, है ना। तो ये बोरिंग जो होती थी, ये दो चीजों की, ये जो सरकार पैसा उधार मांगती थी, वो दो चीजों के कारण, एक तो पुराने लोन्स के कारण, पुरानी बोरिंग्स के कारण, और प्लस उसके उन पुराने लोन्स पे जो इंटरेस्ट चुकाना उसके कारण। ये जो टोटल पैसा सरकार को चाहिए होता था, उसके लिए सरकार नए लोन लेती थी, नई बोरिंग करती थी, है ना। तो यहां पर एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट तो जो दिखाता है वो दिखाता है दोनों, है ना, बोरिंग रिक्वायरमेंट टू मीट आउट अदर एक्सपेंसेस एंड टू मीट आउट इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन्स, है ना। लेकिन फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट जो है वो बताता है कि आप फिस्कल डेफिसिट में भी इंटरेस्ट पेमेंट वाला खर्चा हटा लो, है ना। तो अब जो आपका डेफिसिट आया है, अब जो ये डेफिसिट आपके सामने आया है, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, ये प्राइमरी डेफिसिट क्या बताएगा, गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब सरकार अगर इंटरेस्ट वाला खर्चा हटा दे, है ना, टोटल सरकार को, अपन ने भी देखा था ना कि जैसे वो 600 रुपीज हमारा क्या था, टोटल रिसीट्स थी, उसके बाद आपकी जो 800 जो थी वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर था, और हमको पता चल रहा था कि ये टोटल रिसीट्स जो थी वो एक्सक्लूडिंग बोरिंग थी, है ना। वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने पहले लिया था, ठीक है। 600 आपकी टोटल रिसीट्स थी, एक्सक्लूडिंग बोरिंग 800 आपका टोटल एक्सपेंडिचर था, और 200 में आपको क्या आना था, फिस्कल डेफिसिट। इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करनी पड़ रही थी, बोरिंग, है ना। यही मतलब था उसका पूरा स्टोरी का। अच्छा, अब मैंने कहा अच्छा एक काम करो, इस टोटल एक्सपेंडिचर जो 800 रुपए है, इसमें आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाला होगा, मतलब उसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी आ गया होगा। तो जरा मुझे बताओ कि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट का खर्चा कितना है। आपने बोला कि सर 100 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट के हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये 200 रुपए जो है फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, और इसको कवर करने के लिए आप बोरिंग करोगे, तो मतलब इस 200 रुपए के अंदर आपका इंटरेस्ट बर्डन भी आ गया, है ना। ये लॉस इंटरेस्ट की वजह से भी आया है सरकार को, है ना। तो मैंने कहा एक काम करो, ये 100 रुपए इंटरेस्ट वाला हटाना जरा, ठीक है। तो फिर देखा, मैंने कहा अच्छा ये एक काम करो, ये 100 रुपए यहां से हटा लो। तो अब आपको ये जो बचे हुए 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, ये वो एक्चुअल नुकसान है जो आपको अदर एक्टिविटीज के ऊपर करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। बाकी के 200 रुपए में से 100 रुपए तो आपको इसलिए चाहिए ताकि आप क्या पूरा कर सको, इंटरेस्ट पे कर सको। अगर ये इंटरेस्ट नाम का खर्चा हटा लूं, तो बाकी कितना पैसा बचेगा, जो बाकी का नुकसान है वो कितना है, सिर्फ 100 रुपए। क्योंकि 200 रुपए के नुकसान में से एक में 100 रुपए का इंटरेस्ट नाम का खर्चा हटा लूंगा, तो बचा आपका एक्चुअल नुकसान कितना, एक्चुअल लॉस कितना बचेगा, वो 100 रुपीज का। ये वो 100 रुपीज का जो लॉस है, जो डेफिसिट है, ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट को ये 100 रुपए चाहिए उन अदर जो आपके अलग अलग सोर्सेस के ऊपर, जो अलग अलग आपके हेड्स हैं उनके ऊपर, ठीक है, उन अलग आइटम्स के ऊपर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट के अलावा खर्च करना चाहती है, ठीक है। इंटरेस्ट के अलावा सरकार कितना पैसा अदर एक्टिविटीज पे खर्च करना चाहती है, ठीक है। अच्छा, तो वो कहलाता है तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये प्राइमरीली वो पैसा, ये वो नुकसान है सरकार को, या हम कहें ये वो बोरिंग रिक्वायरमेंट है सरकार की, जो सरकार को इंटरेस्ट के अलावा, इंटरेस्ट को छोड़ के अदर एक्टिविटीज पे जो गवर्नमेंट को खर्चा करना है, वो खर्चा जो है वो कौन सा है, प्राइमरी डेफिसिट,
ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट हटा लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। और अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो आ जाता है, ठीक है, अगर प्राइमरी डेफिसिट जो है वो आपका क्या आ जाता है जीरो, अगर आप यहां पर इस फॉर्मूला में लिख के देखें, अगर प्राइमरी डेफिसिट आपका जीरो हो जाता है, इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट के। तभी तो ये, अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो आ रहा है मतलब ये दोनों बराबर है, तभी तो माइनस करने पे जीरो आएगा। तो अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो आ जाता है, इसका मतलब ये शो होता है कि जितना भी फिस्कल डेफिसिट है आपका, ये सारी रिक्वायरमेंट इसलिए है, ये नुकसान इसलिए आ रहा है क्योंकि उतने रुपए का आपको क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो सरकार समझ जाएगी कि अच्छा हमारे जो बाकी एक्टिविटीज में जो पैसा अपने को खर्च करना है उतना पैसा तो अपन सारी रिसीट से जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट पेमेंट का जो बर्डन हमारे ऊपर आ रहा है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान को पूरा करने के लिए हमको और क्या करना पड़ेगा, बोरिंग करनी होगी। ऐसा कब होगा, जब प्राइमरी डेफिसिट जीरो आएगा। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो नहीं आता, जैसे यहाँ प्राइमरी डेफिसिट आपका 100 आ रहा है ना, क्योंकि हमने फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दिया, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट 100 आया। इसका मतलब 200 रुपए का फिस्कल डेफिसिट है, लेकिन उसमें से 100 रुपए तो अपने को इंटरेस्ट के खर्चे के चाहिए, उसको हटा दो तो बाकी अदर एक्टिविटीज पे आपको जो खर्चा करना है वो नुकसान कितना पैसा कम पड़ रहा है अपने पास, 100 रुपए कम पड़ रहा है। तो ये एक और अच्छा तरीका है ये जानने का कि गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है उसमें इंटरेस्ट का पेमेंट कितना है, वो फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट के पेमेंट की वजह से वो नुकसान कितना ज्यादा आ रहा है। तो अगर आप उस डेफिसिट में इंटरेस्ट नाम का खर्चा हटा लेंगे तो बचा हुआ जो आपका डेफिसिट होगा वो क्या कराएगा, प्राइमरी डेफिसिट। इसका मतलब ये वो नुकसान है जो गवर्नमेंट को, या ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट को और चाहिए इंटरेस्ट के अलावा दूसरे खर्चे को मीट आउट करने के लिए अपने रिसोर्सेज से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हम देखते हैं और ये चैप्टर अपना बाकी कंसेप्चुअली यही खत्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।